ओके बच्चों, अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के कोर्स में से जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है, इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था सेमेस्टर का ही, हमने मोनोसेक्राइड्स को पढ़ना शुरू किया था। मोनोसेक्राइड्स को जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने इनकी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास आ रही थी कि कुछ केसेस में हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं इन मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। मोनोसेक्राइड्स में हम लोगों ने एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टार्ट किया था कि हमारे पास एल्डो और कीटो ग्रुप की बेस पे हम लोग मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में एक हमने इनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, और दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमारे पास थी वो हमने इनपे नंबर ऑफ कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे आप कुछ शुगर को एल्डो शुगर्स कह सकते हैं, कुछ शुगर को आप कीटो शुगर कहते हैं। इसमें भी दो टाइप्स आ गई थी, एल्डो एंड कीटो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच में हमने कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास होता है 3 ट्रायोसिस, लेकिन इसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं। ट्रायोसिस के बाद आपके पास आगे से जो है वो टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इनका नंबर जो है वो रिपोर्टेड है कि एक्सीड कर सकता है। सो इन दोनों क्लासिफिकेशंस के बाद हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा था कि मोनोसेक्राइड्स में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। ये आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंसेस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे हमने ये चीज पढ़ी थी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है, लेकिन सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से आप इनको कहते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, आइसोमरिज्म। तो इस तरह से जो आपके पास आइसोमर्स आएंगे उनको हम कहेंगे कि दीस आर दी स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स। आपके पास जो है वो इनके सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज इनके जो मॉलिक्यूलर टर्मिनोलॉजीज हैं, मॉलिक्यूलर इनका जो वेट है या इनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो सेम रहेंगे, उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इसी आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को ही अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो हमने ये चीज देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में पर्टिकुलरली जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की वजह से आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होता, बल्कि समटाइम्स आपके जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज की वजह से भी आइसोमेरिज्म शो करती हैं। और एक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ी थी कायरलिटी। अगर मोनोसेक्राइड्स में कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो एक कायरल कार्बन की वजह से दो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स को हमने फर्दर फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि अगर स्टीरियो आइसोमर्स आपके सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये इनैनिशियोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपके ये मिरर इमेजेस भी नहीं है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, तो उस केस में आप इन्हें कहेंगे कि दीज पर्टिकुलर आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। सॉरी, बिल्कुल उसी तरह भी आ रहे हैं। सो कायरलिटी के बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि समटाइम्स ये फिनोमेना, कायरलिटी का फिनोमेना हमने किसी एक मोनोसेक्राइड पे अप्लाई किया था, यानी एक ही शुगर के अंदर आप एक ही मोनोसेक्राइड के अंदर अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो मोनोसेक्राइड दो आइसोमर्स दे सकती है, जिनको हम कहते हैं कि ये अल्फा डी एंड एल आइसोमर्स हैं, जिन्हें स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। यानी ये एक ही मोनोसेक्राइड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से उस मोनोसेक्राइड की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हमने कहा था कि ग्लिसरल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी ग्लिसरल्डिहाइड को हम दो तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इसमें आपके पास जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, तो आप इसे कहेंगे कि ये अपनी एल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और अगर इसी ग्लिसरल्डिहाइड में आपके पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपनी बी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, व्हिच मींस कि हमने एक ही मोनोसेक्राइड को दो डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट किया। लेकिन उसके बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि समटाइम्स हम एक मोनोसेक्राइड को जब दूसरी मोनोसेक्राइड से कंपेयर करते हैं, लाइक ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं गैलेक्टोज के साथ, या ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं मेनोज के साथ, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, लेकिन फिर भी वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करती हैं। इससे पहले दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स को जब हमने कंपेयर किया था तो हमने ये कहा था कि उनमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट थे, तभी वो आइसोमर्स थे। लेकिन अब हम उन दो मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की आइसोमर्स हम उन्हें कह रहे हैं। और वो आइसोमर्स क्यों है? बिकॉज उनमें किसी एक कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उसकी पोजीशन क्या है? चेंज है। और ऐसे आइसोमर्स को हमने क्या कहा था? एपिमर्स। तो इन्हीं मोनोसेक्राइड्स की एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि एपिमर्स क्या होते हैं, और इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की। इसी तरह से हमने ग्लूकोज को किसके साथ कंपेयर किया था? मेनोज को। सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक एपिमेरिक पेयर है और ग्लूकोज और मेनोज आपके पास सेकंड एपिमेरिक पेयर होगा। इसी चीज को जब हमने लीनियर और साइक्लिक शुगर की बात की थी तो हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे जिसकी वजह से कोई एक लीनियर शुगर अपनी साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी लीनियर शुगर अपनी साइक्लिक फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगी जब उसके कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। यानी अगर तो वो एल्डो शुगर है तो उसका कार्बन 1 कार्बन 5 के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर वो कीटो शुगर है तो इस केस में चूंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो अब उसका सेकंड कार्बन कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। सो रिंग क्लोजर के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि पहले अगर आपके ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन थे तो रिंग क्लोजर के बाद या इसकी साइक्लाइजेशन के बाद आपका जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम, ये भी कायरल बन जाता है। यानी पहले इस पे चूंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप था और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड एक ही जैसे ग्रुप के साथ बन रहे थे तो हमने इसे कहा था कि दिस कार्बन एटम इज ए कायरल। लेकिन जब साइक्लाइजेशन होती है तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है OH के साथ। इट मींस कि अब यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ जो 4 बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट एटम्स के साथ प्रेजेंट है, तो इस केस में आपका पहला कार्बन एटम भी कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में इस कायरल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन की वजह से बनने वाले आइसोमर्स को आप क्या कहते हैं? एनोमर्स। और कितने एनोमर्स हमने पढ़े थे? अल्फा एंड बीटा। और इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था कि अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में हम हाइड्रोजन को अपवर्ड रखते हैं और OH को डाउनवर्ड, और बीटा एरोमेरिक फॉर्म में हम OH को अपवर्ड रखते हैं और हाइड्रोजन को डाउनवर्ड। तो यहाँ तक हमने मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसके बाद हमने इनकी रिड्यूसिंग नेचर और मॉडिफाइड शुगर्स की बात की थी कि मोनोसेक्राइड्स हमेशा रिड्यूसिंग होती हैं बिकॉज उनका फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होता है और इनमें जो है वो OH ग्रुप समटाइम्स जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। फिर हमने ग्लूकोज से ग्लूकोजामाइन के बनने की बात की थी। ग्लूकोज से हमने जो है वो N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, सिमिलरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और बाकी जो कुछ एक आधी मॉडिफिकेशन थी उनको डिस्कस किया था। और मोनोसेक्राइड्स को कवर करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या चीज स्टार्ट की थी? डायसेक्राइड्स। और डायसेक्राइड्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कुछ याद है? मोनोसेक्राइड्स के बाद हम लोगों ने डायसेक्राइड्स को पढ़ना शुरू किया था और डायसेक्राइड्स में हमने ये कहा था कि अगर हमने डायसेक्राइड्स को स्टडी करना है तो जितने भी डायसेक्राइड्स हम स्टडी करेंगे उनमें प्रेजेंट मोनोसेक्राइड्स का हमें पता होना चाहिए, मोनोसेक्राइड्स की इनेंशियोमेरिक और हमारे पास जो एनोमेरिक फॉर्म है उसका भी आइडिया होना चाहिए। और फाइनली हमने ये एक तो हमें उसकी शुगर्स का पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी शुगर्स हैं विद देयर इनेंशियोमेरिक एंड एनोमेरिक
उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पता होना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद उसको क्लीव करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, हमें ये पता होना चाहिए। और इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमने कुछ डायसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक डायसैकेराइड माल्टोज थी, उसके अलावा हमने डिस्कस की थी लैक्टोज, सुक्रोज, इसके अलावा कोई डायसैकेराइड डिस्कस की थी? यही तीन की थी। और इसमें हमने कहा था कि फर्स्ट टू डायसैकेराइड्स जो हैं इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसको क्लीव करने के लिए अमाइलेज रिक्वायर्ड है। इस केस में हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और इसको क्लीव करने के लिए लैक्टेज रिक्वायर्ड है। थर्ड एंजाइम में हमारे पास अल्फा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व है और इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम सुक्रेज प्रेजेंट है। अगर इनमें प्रेजेंट शुगर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के लिए मैं GLC यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर में ये बात की थी ना कि ग्लूकोज को जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम समटाइम्स जो है वो 3 लेटर कोड यूज करते हैं, और ग्लूकोज का 3 लेटर कोड क्या है? GLC। सो यहाँ पे आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरी तरफ बीटा डी ग्लूकोज भी हो सकता है और अल्फा डी ग्लूकोज भी हो सकता है। लैक्टोज में हमारे पास एक तरफ गैलेक्टोज है और दूसरी तरफ ग्लूकोज, और दोनों कौन सी फॉर्म में? बीटा। तो एक तरफ आपके पास बीटा डी गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का कोड है GAL, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज। जबकि सुक्रोज में आपके पास एक तरफ फ्रुक्टोज है और एक तरफ आपके पास क्या है? ग्लूकोज। इज इट क्लियर? डायसैकेराइड्स के बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ना शुरू किया था, और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में इस तरह से हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट सा बनाया था जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि पॉलीसैकेराइड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड फर्दर कर सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स को लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ना शुरू किया था और इसमें हमने 2 कैटेगरीज को डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स की बात की थी और उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करना शुरू किया था। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स में हम लोगों ने ग्लाइकोजन की बात की थी, स्टार्च की बात की थी, और स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमने सेलुलोज एंड काइटिन। ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। इट मींस कि इन सब में एक ही तरह का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो बार-बार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद रिपीट होगा, यानी इसमें जो पॉलीमराइजेशन है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तो चेंज हो सकती है, व्हिच मींस के स्टार्ट में 100, 1000, 2000, 3000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के होंगे, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। यानी जितने 100 यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज के अलावा कोई शुगर नहीं है। इसी तरह से ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और काइटिन में कौन सी आपके पास शुगर थी? बीटा डी एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। तो इन सब के अंदर प्रेजेंट शुगर और इनमें जो लिंकेजेस है उनको लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, लेक्चर आज के इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कि आज हम लोगों ने हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करना है। पॉलीसैकेराइड्स में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? ठीक है, हम लोगों ने जब पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जैसे आप लोग यहाँ पे स्लाइड्स में देख सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि हमारे पास जो होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनमें एक ही तरह के जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिपीट होंगे, लेकिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि ये जो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट होंगे, यानी इनमें भी एक तरह का पैटर्न प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले 4 या 5 आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उसके बाद गैलेक्टोज के 6-7 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, बल्कि हमेशा इनमें एक अल्टरनेटिव फैशन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज या इसके अलावा और जो डिफरेंट शुगर्स हैं वो रिपीट होंगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोनोसेक्राइड है, देन सेकंड और फिर थर्ड नंबर पे फर्स्ट वाला मोनोसेक्राइड भी रिपीट होगा। सो इस तरह से अगर कोई आपके पास मोनोसेक्राइड जो है वो एक कंजर्व पैटर्न में एक प्रॉपर ऑर्डर से रिपीट हो रहे हो तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव आप इसको कहेंगे, क्योंकि इस केस में आपके पास एक जैसे मोनोसेक्राइड आ गया तो उसके बाद उसका अल्टरनेटिव सेकंड मोनोसेक्राइड और फिर थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट वाला ही रिपीट होगा। अब हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहां-कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो मेन एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है वो हमने ह्यूमन बॉडी से कुछ हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स को लेके उनको स्टडी करना है। सो पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स कहां-कहां एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद हम ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की तरफ मूव करेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हैं। सो पहली चीज जो आप यहां पे देख रहे हैं कि हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, पहली जो हम इनकी बात करते हैं वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड्स आपने बता दिए, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड्स आपने बता दिए कि वो उनका क्या फंक्शन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोर है, ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में स्टोर है, लिवर में और मसल सेल्स में स्टोर है। इसी तरह से अगर आप सेलुलोज और काइटिन की बात करते हो तो सेलुलोज आप बता देते हो कि ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट है, उनको आउटर जो एनवायरनमेंट है उसकी हार्श कंडीशन से बचाता है। काइटिन की अगर आप बात करते हो तो वो आर्थ्रोपोड्स की जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट है। अब उसी तरह हमने हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स का भी तो बताना ना कि ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स नेचर में किस किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं या किस किस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो पहला स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स हैं ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स से मिलकर बनी हुई। अब इस चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल तो हम ये कहते हैं ना कि ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन ही कहते हैं ना बैक्टीरियल सेल वॉल को। सो अब ये देख लेते हैं कि इस पेप्टिडोग्लाइकन में असल में कौन से हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकन या बैक्टीरियल सेल वॉल है इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेप्टाइड्स, तभी हम इसे पेप्टिडोग्लाइकेंस कहते हैं। ग्लाइकेंस यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और पेप्टिडो जो है ये पेप्टाइड्स को, अमाइनो एसिड्स। इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अगर हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। मैं कार्बोहाइड्रेट्स की सिर्फ बात कर रही हूँ। जैसे हमने प्लांट सेल वॉल की बात की है कि उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है एंड द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट इज बीटा डी ग्लूकोज, जिसकी पॉलीमराइजेशन के बाद सेलुलोज बनता है। लेकिन आपके पास जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी पॉलीमराइजेशन के बाद आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। सो पहला कार्बोहाइड्रेट है आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और सेकेंड कार्बोहाइड्रेट है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, जिसको आपने जब मॉडिफाइड शुगर्स पढ़े थे तो वहां पे आपने सियालिक एसिड के नाम से देखा था, याद है? अगर नहीं याद तो जब क्विज की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे आप स्लाइड्स देखेंगे ना मॉडिफाइड शुगर्स वाली, तो वहां पे आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी मिलेगा और उसमें सियालिक एसिड या एन-एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड भी मिलेगा। सो ये दो ऐसी शुगर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। और जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हैं उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो हमेशा अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट होती हैं। इट मींस कि अगर बैक्टीरियल सेल वॉल में आपके पास एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन,
इसके बाद आपके पास एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आएगा, थर्ड पे दोबारा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फिर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और इसी तरह से आपकी जो पॉलीमराइजेशन है ये होती रहेगी। ठीक है, ब्लू कलर में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को, और ब्लैक में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर हो गया? ये आपके पास एक चेन है, ये कार्बोहाइड्रेट की एक लीनियर चेन है, लेकिन जब बैक्टीरियल सेल वॉल्स बनेंगी तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास एक से ज्यादा चेन्स प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज द सेकंड चेन, और इसमें भी इसी तरह से आपकी जो शुगर्स हैं वो पॉलीमराइज हो रही होंगी। सेम लग रहे हैं सर, मेरे जो दूसरे कलर हैं वो मुझे इश्यू करना पड़ेगा, मैं फिल कर देती हूँ, ब्लू को फिल कर देते हैं। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की ये बात बताई है कि इनमें आपके पास एक से ज्यादा तरह के कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले आपने जैसे काइटिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन थी। सेलुलोज के केस में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज थी, स्टार्च के केस में अल्फा डी ग्लूकोज थी, और ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज थी। लेकिन ये पहला ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, पहला एक ऐसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं। इट मींस कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की हम डेफिनेशन ही ये करते हैं कि ये ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनमें जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो एक से ज्यादा टाइप्स के प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमने जैसे स्लाइड्स में अभी थोड़ी देर पहले चीज डिस्कस की है कि जितने भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनमें जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होते हैं हमेशा वो अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट करते हैं। यानी अगर आपका फर्स्ट जो मोनोसेकेराइड है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, तो हमेशा उसके बाद वाला एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, और एक ऑर्डर में ये रिपीट होंगे, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोजामाइन, म्यूरामिक एसिड, अगेन ग्लूकोजामाइन एंड म्यूरामिक एसिड। और ये पैटर्न आप इन तीनों लीनियर चेन्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से मैंने तीन चेन्स ड्रॉ की हैं जैसे मैंने अमाइलोज के केस में आपके पास ग्लूकोज की लीनियर चेन्स को ड्रॉ किया था, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक थी, और उसके बाद मैंने उनमें यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया। याद आ रहा है? उसी तरह से मैंने ये तीन लीनियर चेन्स ड्रॉ की हैं, और इन चेन्स को हम कहते हैं दीज आर दी ग्लाइकन चेन्स। पेप्टिडोग्लाइकन में ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स हैं या ग्लाइकन कंपोनेंट्स हैं। अब इन चेन्स के दरमियान समटाइम्स जो है वो क्रॉस लिंकिंग होती है, यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के साथ लिंक होता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स या पेप्टाइड्स, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? पेप्टिडोग्लाइकन्स, जिसमें आपके पास जो लीनियर चेन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की हैं, लेकिन उनके दरमियान जो क्रॉस लिंकिंग है वो किसने करवानी है? पेप्टाइड्स ने या अमाइनो एसिड्स ने। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग स्लाइड से एक दफा देख लें और इस पॉइंट को क्लियर करें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यू कैन सी कि इस स्लाइड के अंदर ये जो ग्रीन कलर में आपको बॉल्स दिखाए जा रहे हैं ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, और जो ऑरेंज कलर में है ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का स्ट्रक्चर है। सो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ग्लूकोजामाइन, म्यूरामिक एसिड ग्लूकोजामाइन, अगेन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और इसी तरह से ये आपकी चेन्स रिपीट होती जा रही है। इंडिविजुअल चेन्स एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक होंगी या इनके दरमियान एसोसिएशन किस तरह से होगी, ये जो यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, which are the alanine, glutamine, lysine and alanine, ये अमाइनो एसिड्स एक चेन में प्रेजेंट एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को
सेकंड चेन में प्रेजेंट एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं, विच मीन्स के इंडिविजुअली जो लीनियर चेन्स एक दूसरे के साथ अलाइन हुई थी, उसके बाद अमाइनो एसिड्स की मदद से उनके दरमियान क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाएगी। दैट्स व्हाई आपके पास तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये लिंक्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है और ये टफ किस्म का स्ट्रक्चर होगा। सो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो हेट्रोपोलिसेक्राइड्स हैं इनको हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, और इनमें कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, N-acetyl ग्लूकोजामाइन एंड N-acetyl म्यूरेनिक एसिड। उसके बाद हम कुछ हेट्रोपोलिसेक्राइड्स को एगर और एगरोज में भी ऑब्जर्व करते हैं। आप जब लैब में काम करते हैं ना, तो आपके पास लैब में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ये दोनों जो आपके पास केमिकल्स हैं ये हेट्रोपोलिसेक्राइड्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक कंपोनेंट है आपके पास एगरोज जेल। एगरोज क्या होती है कि आप लोग बिल्कुल जैसे जेली का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की तरह से आप उस जेल को बनाते हो और उसमें डीएनए को एनालाइज करते हो। यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, उनमें एक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। सो हमारे पास एक ऐसा प्लांट या एक ऐसा सोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम हेट्रोपोलिसेक्राइड्स को आइसोलेट करते हैं और इनको लैब में अपने एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ एगरोज जेल की, जो कि हम एक वीट से आइसोलेट करते हैं। हमारे पास एक कास्टिंग ट्रे होती है जिसमें हम एगरोज पाउडर को ऐड करते हैं, उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद हम उस ट्रे के अंदर उसको लोड कर देते हैं और उसको हम कूल होने देते हैं। अब चूंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग डेवलप होती है, तो जैसे जैसे ये जेल कूल डाउन होगी इसका मतलब है ये सॉलिडिफाई हो जाएगी, बिकॉज जितना स्ट्रक्चर ज्यादा क्रॉस लिंक करता है उतनी उसमें एबिलिटी होती है कि वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से किस स्टेट में जा सकता है, सॉलिड स्टेट में जा सकता है। तो इसका अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जो एगर पाउडर आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद इसके अंदर कुछ पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग की वजह से इस तरह सा इसका स्ट्रक्चर बनता है जिसको डेफिनेटली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसमें ट्रैक्स बन जाते हैं। जब हम अपने डीएनए सैंपल को इसमें लोड करते हैं तो यहाँ पे जो पोर्स बनेंगे वो सिर्फ एक खास फ्रेगमेंट को जिसकी लेंथ ऐसी है कि वो इस पोर को या इस ट्रैक को क्रॉस कर सकता है उसे यहाँ से पास करने देगा, और बाकी जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे क्या कर देगा, इल्यूट कर देगा, यानी यहाँ से रिलीज कर देगा। सो हम जब डीएनए को किसी भी सोर्स से आइसोलेट करते हैं तो हम उस डीएनए को इस जेल में लोड करते हैं और वो डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, विच मीन्स कि अगर हमारे पास कोई फ्रेगमेंट डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत छोटा है तो वो इन पोर्स को बड़ा इजीली क्रॉस कर सकता है ना, बिकॉज उसके लिए मैनेजेबल है कि वो इन पोर्स में से गुजर जाए। डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपके पास जेल में नीचे आ जाएंगे और जितना कोई फ्रेगमेंट बिग होगा इट मीन्स कि वो पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता, उसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, उतना ही वो जेल में आपको टॉप पोजीशन के ऊपर नजर आएगी। सो आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सो एगरोज जेल आपकी कोई भी ऐसी डायग्नोस्टिक लैब नहीं है, कोई भी आपकी ऐसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री की लैब नहीं है जहां पे एगरोज जेल यूज नहीं होती, और ये एगरोज जेल की जो पॉलीमराइजेशन है एक्चुअली ये हेट्रोपोलिसेक्राइड्स की वजह से है। और सेकंड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे एगर लिखा है, कुछ बच्चे एगर और एगरोज को कंफ्यूज करते हैं। एगरोज एक जेल है जिसपे हम डीएनए सैंपल्स को लोड करके उनको विजुअलाइज करते हैं, जबकि एगर आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिसे आप अगर किसी पेट्री प्लेट में पोर करते हैं तो आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं। सो एगर न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें आपके पास एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मीडियम को एज अ फूड कंज्यूम करेंगे और इस पे ग्रो कर जाएंगे, जबकि एगरोज जेल आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप डीएनए को उसके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। सो इन दोनों को आपने एगर और एगरोज के बारे में आपने देखना है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में ये किस तरह से यूज होती हैं। इसके अलावा मैं इनके स्ट्रक्चर्स और बाकी चीजों में नहीं जा रही क्योंकि आप लोगों को इन दोनों
कंपोनेंट्स की जो लैब के हवाले से एक्सपर्टीज है उनका पता होना चाहिए। अपने सीनियर से भी पूछेगा जो लैब में काम कर रहे हैं कि एगर क्या है या एगरोज क्या है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन थोड़ी बहुत चीजों को आप लोगों ने पूछना है और इन पे आपने वर्किंग करनी है। जी, बैक्टीरियल सेल के बाद हम चलते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस पे। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। आज के लेक्चर को हमने हेट्रोपोलीसेकेराइड से स्टार्ट किया है और हेट्रोपोलीसेकेराइड्स में सबसे पहले हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हेट्रोपोलीसेकेराइड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर को फिर हमने ये देखा है कि उनमें कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं और किस तरह से क्या वाकई ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है या नहीं। उसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें ये चीज समझ में आई कि उसमें एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं और वो मोनोसेकेराइड्स अल्टरनेटिवली जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल या पेप्टिडोग्लाइकेन इज एक्चुअली एन असेंबली ऑफ हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। अब हम जा रहे हैं एक दूसरी क्लास की तरफ जो कि ऐसे हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं जो एनिमल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट हैं या ह्यूमन बॉडीज के अंदर प्रेजेंट हैं। और इन हेट्रोपोलीसेकेराइड्स को हमने क्या कहना है? ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। अभी मैं ये भी बताती हूँ कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हेट्रोपोलीसेकेराइड्स को ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस क्यों कहा जाता है। लेकिन पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी मैंने ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस की बात करनी है तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि ये हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन कौन से हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर है? सो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस भी हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन ये वो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं जो ह्यूमन या एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, टिश्यू किसे कहते हैं? बिल्कुल, आपके पास जो सिमिलर सेल्स हैं उनकी जो एक असेंबली है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर टिश्यू और इसमें आपके पास सिमिलर सेल्स प्रेजेंट हैं। मसल टिश्यू अगर आप इसे कहते हैं तो इसमें आपके पास मायोसाइट्स प्रेजेंट है यानी मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। एक टिश्यू में प्रेजेंट सेल्स क्योंकि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, एक फंक्शन को अचीव करना उनका मेन टारगेट होता है। एक तो चीज यह है कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती रहती है, उनके दरमियान न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, एक तो वो इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, इट मींस कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जो कि उन्हें इकट्ठे जोड़ के रखती है, वरना सेल को थोड़ी पता है कि मैंने यहाँ पे इसी जगह पे रहना है। इट मींस कि जो सिमिलर सेल्स हैं उनको इकट्ठे रखने के पीछे भी कोई स्पेस है, कोई ऐसी फोर्स है जो कि इन्हें इकट्ठा रख रही है। एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि वो सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे, बल्कि एक टिश्यू में प्रेजेंट सेल्स आपस में न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्सचेंज कर सकते हैं। सो आपके जो टिश्यूज हैं उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के बाहर एक ग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेल के अंदर जो ग्राउंड मटेरियल है उसे हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो स्पेस को यूज करती हैं और उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह से जो आपके सेल के बाहर एक ग्राउंड प्रेजेंट है विद इन टिश्यू एंड आउटसाइड द सेल्स, उस ग्राउंड को या स्पेस को हम कहते हैं दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर लेकिन टिश्यू के अंदर एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा आप कह लें मीडियम है जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। यहाँ पे जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट भी करेंगे, यानी सेल टू सेल एडहेजन में इन्वॉल्व होंगे, सेल्स को आपस में जोड़ के रखेंगे और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर किसी किस्म का मटेरियल का एक्सचेंज होना है तो ये उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? एनिमल सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि एक टिश्यू में जो सेल्स के बाहर स्पेस है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जिन कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। ये कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ उन सेल्स को आपस में एडहियर करके रखेंगे बल्कि उनके दरमियान जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है उसमें भी यूज होंगे।
इट मींस कि ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट है और सेल की जो एक प्रॉपर टेक्सचर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। समझ आ रही है? सो अब हम इन ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को देखेंगे कि क्या ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस एक ही तरह के हैं या इनकी अगर डिफरेंट टाइप्स हैं तो हर एक टाइप क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके सो जी जी, ये टिश्यू के स्ट्रक्चर को एज अ होल भी और सेल में भी चूंकि न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं तो सेल के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना है। ठीक है, टिश्यू में प्रेजेंट अगर किसी एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स नहीं आए, इसका मतलब है वो तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो टिश्यू की फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। सो ये एज अ होल टिश्यू की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करते हैं और सेल की अपने जो एक उसकी फेट है उसको भी अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे। अब ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस की मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम हर ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और आप लोग उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, उन्हें नोट डाउन करें। पहली चीज तो हमने ये कही कि जितने भी ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस हैं ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। इट मींस कि इनमें एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? एक से ज्यादा। हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, इट मींस दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो हमेशा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड्स होंगे। हमेशा इनमें प्रेजेंट जो मोनोसेकेराइड्स होंगे वो कौन से होंगे? मॉडिफाइड होंगे। जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट होंगे उसमें एटलीस्ट एक मोनोसेकेराइड हमेशा एमिनेटेड मोनोसेकेराइड होगा, यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट हुई होगी, और उसे हम समटाइम्स अमाइनो शुगर भी कहते हैं। पहले हमने ये चीज देखी कि ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस किन्हें कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, जो सेल टू सेल एडहेजन में और सेल में न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल के एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, उन पॉलीसेकेराइड्स को हम कहते हैं दीस आर दी ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस की मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन हर टाइप के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन होंगे। एक तो ये कि ये हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, तो इसमें हमेशा एक ही तरह का मोनोसेकेराइड नहीं होगा, बल्कि एक से ज्यादा टाइप्स के मोनोसेकेराइड्स होंगे। जो मोनोसेकेराइड्स इनमें प्रेजेंट होंगे वो हमेशा मॉडिफाइड होंगे, व्हिच मींस कि उनमें सल्फर की, फॉस्फेट की, अमाइनो ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन जरूर होगी। अब जो मॉडिफिकेशन उसमें होगी उसमें हमने ये कहा कि हमेशा एक शुगर में अमाइनो ग्रुप तो जरूर प्रेजेंट होगा। इट मींस कि उस शुगर को हम क्या कहेंगे कि वो अमाइनो शुगर है। और यूजुअली हमारे पास जो ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस में अमाइनो शुगर्स होंगी वो या तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होगी या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, यानी अमाइनो शुगर्स में से इन दोनों में से कोई एक शुगर हो सकती है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन हो सकती है या एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन हो सकती है। और इनकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्लूकोज के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगी, विच मींस ग्लूकोज। ग्लूकोज पे फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो ग्रुप एंड देन अमाइनो ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप, which means कि this is the symbol for N-acetyl glucose amine। और दूसरी तरफ है आपके पास N-acetyl galactose amine, उसके लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल galactose, then attachment of amino group and then attachment of acetyl group, N-acetyl galactose amine। एक शुगर की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसमें हमने कहा कि एक से ज्यादा टाइप
टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होगी और वो अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट करेंगी। जो सेकंड शुगर है उस शुगर के ऊपर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अटैचमेंट होगी। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास ग्लूकोज का जो 6 कार्बन एटम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और अगर कोई इस किस्म की मॉडिफिकेशन होती है जिसमें इसका ये जो 6 कार्बन एटम है ये रिप्लेस हो जाए विद द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो इस शुगर को हम कहेंगे कि नाउ दिस इज नॉट ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड या फिर ग्लूकोयूरोनेट। अगर इसके इस पोजीशन के ऊपर पूरे का पूरा कौन सा ग्रुप आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दोनों शुगर्स मॉडिफाइड शुगर्स हैं, लेकिन एक मॉडिफिकेशन में आपके पास अमाइनो ग्रुप आ रहा है और अमाइनो ग्रुप के बाद हम कहेंगे कि वो शुगर N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होगी या N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन होगी। और दूसरी जो मॉडिफाइड शुगर है उसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है बल्कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है। और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा एट द 6th पोजीशन, तो अब ये ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड या फिर ग्लूकोयूरोनेट में कन्वर्ट हो जाए। एक स्ट्रक्चर ऐसे है जिसमें आप इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड की एपिमेरिक फॉर्म को ऑब्जर्व करोगे। एपिमर क्या होता है? सिर्फ एक पोजीशन पे अगर किसी किस्म का जो है वो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो तो हम उसे कहते हैं एपिमर। ग्लूकोज का कार्बन 4 के ऊपर एपिमर हमें पता है गैलेक्टोज है। कार्बन नंबर 2 पे कौन सा एपिमर है? मैनोज। सिमिलरली जो साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज है, अगर हम इसके एपिमर की बात करें, एपिमर एट कार्बन नंबर 5, यानी इसी ग्लूकोज का मैं एपिमर ड्रॉ करती हूँ और कौन से कार्बन पे मैंने एपिमर ड्रॉ करना है? कार्बन नंबर 5 पे। तो 5 ग्रुप के ऊपर जो पोजीशंस होंगी वो इस तरह से इन्वर्ट हो जाएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डाउनवर्ड और हाइड्रोजन अपवर्ड। अब ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड नहीं है, इसे हम कहते हैं एल आइडोयूरोनिक एसिड या एल आइडोयूरोनेट। एपिमर्स की हमने बात किया, इससे पहले हमने लीनियर शुगर्स में एपिमर्स का फिनोमिना देखा ना कि आपके पास अगर किसी एक कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन इनवर्स हो जाए, जैसे अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करती हूँ तो इन दोनों के अंदर सिर्फ कार्बन नंबर 4 के अराउंड ग्रुप्स चेंज होते हैं। लाइक इसी ग्लूकोज को अगर गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है तो हम 4th पोजीशन पे OH को अपवर्ड कर देंगे और हाइड्रोजन को डाउनवर्ड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड शुगर की एपिमेरिक फॉर्म की बात की है, सिंपल शुगर की बात नहीं की। मेरे पास ग्लूकोज था और ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन हुई एट कार्बन नंबर 6, उसमें जो CH2OH ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इट मींस कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब इस मॉडिफाइड शुगर का जो एपिमर है, यानी कार्बन 5 के ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डाउनवर्ड चला गया और हाइड्रोजन अपवर्ड चला गया है। सो नाउ दिस इज द एपिमर ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ये ग्लूकोज का एपिमर नहीं है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड का एपिमर है। और ग्लूकोयूरोनिक एसिड का जो एपिमर होगा उसका क्या नेम है? आइडोयूरोनिक एसिड। और ये एपिमर कौन सी पोजीशन के ऊपर है? कार्बन 5 के ऊपर। इज इट क्लियर? सो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस में आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें से एक मोनोसेक्राइड हमेशा अमाइनो शुगर होगी जिसमें N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन हो सकता है या N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन हो सकता है। और सेकंड शुगर मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी एसिडिक शुगर होगी। सेकंड शुगर कौन सी होगी? एसिडिक शुगर, जिसमें आपके पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो सकता है या फिर एल आइडोयूरोनिक एसिड हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कुछ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को डिस्कस करते हैं। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस थोड़े मुश्किल लगते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं। ये वो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपकी बोन्स का भी हो सकता है, इसके अलावा आपकी जो मसल्स हैं उनमें भी हो सकता है या बाकी किसी भी टिश्यू में हो सकता है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों हैं या हेट्रोपोलीसेक्राइड्स क्यों हैं?
क्योंकि इन हेट्रोपोलिसैकेराइड्स ने उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सेल्स को एक तो एक दूसरे के साथ एडहियर करके रखना है और सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करवाना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते या वो सिर्फ स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं करते बल्कि वो सेलुलर कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम उस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट हेट्रोपोलिसैकेराइड्स सेल टू सेल एडहेजन में भी इन्वॉल्व है और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व है। इन हेट्रोपोलिसैकेराइड्स को हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस कहते हैं और अगर इन ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस को हमने स्टडी करना है वन बाय वन तो हमने पहले कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना है। पहली बात तो ये कि ये हेट्रोपोलिसैकेराइड्स है, इनमें एक से ज्यादा शुगर्स प्रेजेंट है। दूसरी बात हमने ये की कि इनमें जो शुगर्स होंगी वो हमेशा सिंपल शुगर्स नहीं होंगी बल्कि मॉडिफाइड शुगर्स होंगी और मॉडिफाइड शुगर्स में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो सिंपल शुगर्स हैं उनके ग्रुप्स किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, जिसमें एक तरफ हमने बात की है कि आपकी जो दो शुगर्स यहाँ पे होंगी उसमें से एक शुगर हमेशा अपनी एमिनेटेड फॉर्म में होगी या अमाइनो शुगर होगी। ये वो शुगर है जिसमें अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और उस अमाइनो ग्रुप के साथ बाद में आपके एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि अमाइनो शुगर्स में दो ऑप्शंस हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन में से कोई होगी और दूसरी तरफ पे आपके पास की जो सेकंड मोनोसैकेराइड है वो सेकंड मोनोसैकेराइड एसिडिक शुगर होगी और एसिडिक शुगर में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड होगा या फिर आपके पास एल्डोयूरोनिक एसिड होगा और ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एल्डोयूरोनिक एसिड एक दूसरे के एपिमर हैं एट कार्बन नंबर 5। इसी तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर हैं एट कार्बन नंबर 4। क्लियर? अब हम